गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पॉल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट 4 में है, लोक नीति के बारे में कि लोक नीति की अवधारणाएं क्या है, उसका अर्थ क्या है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में मैं लोकनीति के बारे में बताऊंगी कि लोकनीति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, प्रमुख विशेषता या कहें तो सिद्धांत क्या है, और इसी में ही मैंने कवर कर दिया है लोकनीति के प्रकार और लोकनीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या थे। तो मैंने इसमें पूरा क्वेश्चन कवर कर दिया। आपको एग्जाम्स में जैसे भी आए आप लिख सकते हैं इसे। लोकनीति का अर्थ है जनता के लिए नीति, मतलब के लिए जनता के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उन्हें लोकनीति कहा जाता है। आधुनिक शासन व्यवस्था में लोकनीति का विशेष महत्व है। जो करंटली शासन व्यवस्था है देश में, उसमें लोकनीति को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। ये लोक कल्याण अथवा लोक मंगल की भावना पर आधारित है, मतलब कि ये जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं। जो लोकनीतियाँ बनाई जाती है जनता की भलाई के लिए बनाई जाती है। सरकार का एकमात्र उद्देश्य है जनता की मांगों की पूर्ति करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करना है। मतलब कि जनता का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जनता की मांगों को पूरा किया जाए और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार जो निर्णय लेती है उसे लोकनीति कहा जाता है। मतलब कि जो ये उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी कार्य करती है, उन्हें लोकनीतियाँ कहा जाता है। वास्तव में नीति एक प्रकार के नियोजन का नाम है जो प्रबंधकों को योजना बनाने, कानूनी पहलुओं के अनुरूप कार्य करने तथा वांछित उद्देश्यों को पूरा प्राप्त करने में सहायता देती है। मतलब कि एक्चुअली नीति से ये कहा जाता है एक प्रकार का नियोजन है। नियोजन है कोई प्लानिंग करके बनाई जाती है, उसे बोला जाता है जो प्रबंधकों को योजना बनाने में मदद करती है। जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट्स वगैरह करते हैं, उनको प्लानिंग करने के लिए भी बनाई जाती है, उसमें भी मदद करती हैं। और कानूनी पहलुओं के अनुरूप कार्य करने के लिए बोलती हैं, मतलब कानून के अनुसार ही ये लोग कार्य करते हैं, उसमें भी मदद करती है। जो इनकी उद्देश्य है जनता की भलाई करने के लिए, उसमें भी ये उसको प्राप्त करने में भी ये सहायता देती है। इसके पीछे कानूनी स्वीकृति होती है जो सभी नागरिकों पर बाध्यकारी होती है। मतलब कि ये नीतियाँ तभी बनाई जाती है जब इसमें कानूनी स्वीकृति हो, कानून के अनुसार ही ये कार्य करते हैं। जो लोग कार्य कर रहे होते हैं उन पर ये बाध्यकारी होती है, उनको फोर्सफुली इस चीज़ को काम करना पड़ता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, कानून के अकॉर्डिंग। नीति निर्धारण सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। लोकनीतियाँ सरकारी निकायों का मतलब होता है संस्थान वगैरह या सरकारी अधिकारियों द्वारा विकसित की जाती है। जो लोक नीतियाँ हैं वो सरकारी संस्थाओं द्वारा भी की जाती है और सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा ये विकसित की जाती है। लेकिन जो गैर सरकारी लोग होते हैं और जो एजेंसियाँ होती हैं वो उन्हें प्रभावित भी कर सकती हैं। लोक नीति निर्माण का एक लोक प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जो लोक नीति का निर्माण है वो भी एक लोक प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान है। लोक प्रशासन की सफलता के लिए लोक नीति का समायोजन परम आवश्यक है। जो लोक प्रशासन है उसकी सफलता के लिए लोक नीति का समायोजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोक नीति होना भी ज़रूरी है लोक प्रशासन को सफल बनाने के लिए। लोक नीति के निर्माण में मंत्री परिषद, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, कर्मचारी, व्यावसायिक संगठन आदि अनेक संस्थाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मतलब कि लोक नीति जब बनाई जाती है उसमें मंत्री परिषद भी होती है, योजना आयोग भी होता है और राष्ट्रीय विकास, ये सारी संस्थाएं, जो ये सारे संगठन हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब आता है लोक प्रशासन में नीति निर्माण प्रक्रिया का महत्व क्या है। मतलब कि सिद्धांत बताया गया है या इसको कह सकते हैं कि विशेषताएं बताई गई है कि लोक प्रशासन है उसमें नीति निर्माण प्रक्रिया का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है नीति निर्माण प्रक्रिया की। तो नीति निर्माण प्रक्रिया का मैं नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक कवर करूँगी जिसमें क्रियान्वित करने के तरीके भी बताएंगे। तो मैंने अभी इसमें छोटे मोटे जो टॉपिक्स थे वो मैंने कवर कर दिए यहाँ पे। पहला पॉइंट है दिशा निर्देश देना। दिशा निर्देश देने में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो इनकी भूमिका होती है, रोल ये निभाते हैं। लोक नीति दिशा निर्देश देती है ताकि समस्त प्रशासन इन निर्देशों का पालन कर लोक कल्याण के उद्देश्य को पूरा करें। मतलब कि जो लोक नीति है वो दिशा निर्देश देती है लोगों को ताकि वो जो है प्रशासन
जो प्रशासन है वो इन निर्देशों का पालन करे और लोक कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करे, मतलब जनता की मांगों को पूरा करे। जो उनके उद्देश्य हैं, जनता की जो काम है, जो जनता की ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा कर सके, उनकी जनता की समस्याओं को सुलझा सके। दिशा निर्देश तय हो जाने के बाद उपनीतियों के जो ब्यौरे होते हैं वो बनाए जाते हैं और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए नियम उपनियम बनाए जाते हैं। कार्यान्वित मतलब सही ढंग से उसको बिल्कुल मैनेज करके इसके लिए फिर नियम और उपनियम भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकहित। लोकहित भी एक विशेषता है इसकी। लोकनीति लोकहित पर आधारित होती है। जो लोकहित है लोगों के हित के लिए होती है, इसलिए सदैव लोकहित को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। जो लोक नीतियाँ हैं वो लोगों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। लोक नीति का उद्देश्य ये होता है कि लोक कल्याण होता है। लोगों की जो कल्याण का मतलब जो उनकी अच्छे डेवलपमेंट के लिए होता है। लोकहित की अवधारणा लोक नीति को भी प्रभावित करती है। लोक नीति तभी बनाई जा सकती है, लोकहित पर डिपेंड होकर ही लोक नीतियाँ बनाई जाती हैं। लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करा जा सके। थर्ड पॉइंट आता है भविष्योन्मुखी। लोक नीति निर्माण में भविष्य पर नज़र रखी जाती है। इसमें भविष्य में अनिश्चितता, अनुमान, शंका और चुनौतियों को साथ साथ लेकर चला जाता है। मतलब कि इसमें कोई भी फिक्स नहीं होता नीतियाँ बनाने में, और इसमें अनुमान के आधार पर या कोई शंका रहती है तब यह चुनौतियों को साथ साथ इनको लेकर चला जाता है। क्योंकि जो भविष्य में तो पता नहीं होता, फ्यूचर जो होता है हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होगा नहीं होगा, उसमें अस्पष्ट मतलब पूरा क्लियरिटी नहीं होती है फ्यूचर में, और अनिश्चितता, कोई भी निश्चित काम नहीं होता है उसमें। इसकी वजह से नीति बनाते समय कुछ जो स्पष्ट छोड़ दिया जाता है, मतलब कि अस्पष्ट छोड़ दिया जाता है ताकि समयानुसार उनमें परिवर्तन किया जा सके। मतलब कि उनको थोड़ा छोड़ दिया जाता है ताकि समय के साथ साथ उनमें चेंजेस करा जा सके, क्योंकि फ्यूचर तो किसी को पता नहीं होता क्या होगा नहीं होगा, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उन्हें बदला जा सके। फोर्थ आता है सरकारी संस्थाएं। लोकनीति के निर्माण में सरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है तथा अधिकांश लोकनीति के निर्माण में केवल सरकारी ही नहीं बल्कि गैर सरकारी संगठन भी भागीदार होते हैं। जो सरकारी संस्थाएं हैं लोकनीति के निर्माण में सरकारी संस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और जो सरकारी अधिकारी हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो अधिकांश लोकनीति के निर्माण में सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि गैर सरकारी संगठन भी इसमें भागीदार होते हैं। तो मैं लोकनीति निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन, इन दोनों टॉपिक्स को कवर करूंगी कि क्या क्या भूमिका निभाते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में। लोकनीति के रूप या प्रकार। लोकनीति के रूप भी आ सकता है कि लोकनीति के क्या क्या रूप थे। 4 प्रकार के रूप बताए गए हैं, या लोकनीति का प्रकार भी पूछे जा सकते हैं कि 4 प्रकार की क्या क्या है। पहला पॉइंट है वितरक नीतियाँ। ये पहला पॉइंट है इसका प्रकार का। वितरक नीतियाँ संपूर्ण समाज के लिए ना होकर केवल समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए होती है। मतलब कि ये नीतियाँ सिर्फ पूरे समाज के लिए नहीं होती, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज के लिए होती है, पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए होती है। वहाँ पे जो स्पेशल वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए ये होती हैं। ये लोक कल्याण अथवा स्वास्थ्य सेवाओं आदि के क्षेत्र में हो सकती है जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे हो गया बाल विकास सेवाएं, मतलब बच्चों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, उनके डेवलपमेंट के लिए नई नई चीज़ें प्रदान की जाती है। या ये हो गया इंदिरा महिला योजना, महिलाओं के लिए भी स्पेशल जो योजनाएँ बनाई जाती हैं। पोषाहार प्रदर्शन, मतलब जिन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है, मतलब जो भूखे होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको पोषण प्रदान करने के लिए भी ये कार्यक्रम बनाए जाते हैं। ये बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम हो गया। ये एग्जांपल्स हैं यहाँ पे कि क्या क्या संस्थाएं बनाई गई हैं जो स्पेशल लोगों के लिए बनाई गई हैं। बच्चों के लिए हो गई या महिलाओं के लिए हो गया, ये पूरे समाज के लिए नहीं होती है। नेक्स्ट आता है पुनः वितरक नीतियाँ। इनका संबंध नीतियों की पुनः व्यवस्था से है जो मूल सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने से संबंधित होती है। मतलब कि इनका संबंध ये होता है जो व्यवस्था बनाई गई है उनको दोबारा से व्यवस्थित करना, जो मूल सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने से संबंधित होती है, जो सामाजिक रूप से और आर्थिक परिवर्तन इसमें लाया जा सके। कुछ कल्याण सेवाओं और सार्वजनिक माल का वितरण समाज के विशिष्ट वर्गों में बेमेल होता है, अतः ऐसी सेवाओं को पुनः वितरक नीतियों द्वारा सीमित किया जाता है। मतलब कि कुछ कल्याण सेवाएं ऐसी होती हैं और सार्वजनिक माल का वितरण ऐसा होता है कि जो सिर्फ समाज के विशिष्ट वर्गों से
बेमेल होता है, मतलब कि उनसे हटकर होता है ये चीज़। इसकी वजह से जो सेवाएं ये है पुनः वितरक सेवाएं जो है वो जो जितनी भी सेवाएं प्रदान की जाती है लोगों को वो पुनः वितरक नीतियों द्वारा सीमित किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है तात्विक एवं सारगत नीतियाँ। ऐसी नीतियों का विकास संविधान से अथवा समाज की आवश्यकता से होता है। मतलब कि ऐसी नीतियों का विकास होता है या तो संविधान के अकॉर्डिंग होता है या तो समाज की आवश्यकता के अकॉर्डिंग ये नीतियाँ बनाई जाती हैं। ये नीतियाँ किसी वर्ग विशेष से संबंधित ना होकर पूरे समाज के विकास से संबंधित होती है। मैंने ऊपर बताया है कि वितरक नीतियाँ थी जो सिर्फ एक स्पेशल पर्टिकुलर जो समूह होता है, ग्रुप होता है, सोशलिस्ट में जितने भी लोग आते हैं सोसाइटी में स्पेशल वर्ग के लिए होता है, लेकिन इसमें समाज के सारे वर्गों के लिए जो होता है ये नीतियाँ बनाई जाती हैं। जैसे कि शिक्षा का प्रबंध हो गया, सबको बिल्कुल बराबर का शिक्षा दी जाती है, रोज़गार भी अवसर प्रदान किए जाते हैं, और कानून वगैरह जो हैं वो सबके लिए समान है, उनके लिए जो व्यवस्थाएं वगैरह बनाई गई है वो सबके लिए सेम है, किसी को एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं दी गई है ये। फोर्थ पॉइंट आता है नियंत्रक नीतियाँ। नियंत्रक नीतियों का संबंध होता है व्यापार, व्यवसाय, सुरक्षा उपाय, जनोपयोगी सेवाओं आदि के नियंत्रण से है। मतलब कि जो इस प्रकार की नियंत्रण है वो सरकार की ओर से काम करने वाली स्वायत्त शासी संस्थाएं करती हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर में रहकर ये स्वायत्त मतलब खुद से इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट और ये कार्य करते हैं। जैसे कि कोई भी बिजनेस हो गया, कोई भी व्यापार हो गया, व्यवसाय हो गया, किसी को जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करवानी होती है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है, किसी को सुरक्षा प्रदान करना होता है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है, और जो जनता के लिए जो भी कार्य करने होते हैं वो सब गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है। जैसे कि हो गया भारतीय रिजर्व बैंक या SBI जिसे बोला जाता है इंग्लिश में। SBI बैंक भी है जो सबके लिए समान है, वो लोगों को प्रोवाइड करवाती है जो उनकी काम के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्कीम वगैरह भी देती हैं। वो निर्वाचन आयोग हो गया या राज्य यातायात नियम हो गए, जो यातायात के जितने भी नियम हैं वो सबको लागू कर दिए जाते हैं। जैसे ऐसी संस्थाएं हैं जो वो नियंत्रक सेवाओं में जुड़ी होती है। जो बिज़नेस हो गया वो सबके लिए सेम ही है। ये चार प्रकार की ये नीतियाँ थी। अब नेक्स्ट आता है जो नीति निर्माण की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या थे। वैसे तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में मुझे ये बताना चाहिए था कि नीति निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताइए और उसके बाद प्रभावित करने वाले कारक बताइए, लेकिन मैंने इसी में ही ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया कि नीति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो में तो ये बता दूंगी कि नीति निर्माण की प्रक्रिया क्या है और उसके क्रियान्वित करने के तरीके क्या हैं, वो उसमें कवर कर दूंगी। जैसे भी टॉपिक आएगा आप उसे लिख सकते हैं। अब आता है नीति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक क्या। पहला पॉइंट है कि विचारधारा प्रभावित करती है। जैसी विचारधारा के लोग सरकार में होते हैं, मतलब कि सरकार राजनीतिक दल में जितने भी लोग होते हैं वैसी ही विचारधारा लोक नीति पर नज़र आने लगती है। वैसी ही विचारधारा के लोग अगर जिस विचारधारा के लोग सरकार में होंगे वैसी ही विचारधारा लोक नीति पर भी नज़र आएगी। और भारत में जो अनेक विचारधारा के लोग रहते हैं जिसमें राजनीतिक दल भी शामिल है। राजनीतिक दल में जैसे विचारधारा के लोग होंगे वो अपनी अपनी विचारधारा को उपयोग करके कार्य करते हैं, लेकिन जब गठबंधन होता है तो वे कुछ कॉमन मुद्दों पर एकत्रित होकर नीतियाँ बनाने का प्रयास करते हैं। मतलब कि उनकी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं उस टाइम पे, मगर जब गठबंधन होता है उस टाइम पे कुछ कॉमन जो सबको लगता है उस चीज़ को लेकर के कि ग्रुप बना के डिस्कशन करना चाहिए उस चीज़ को, तो वो कॉमन मुद्दों को ढूंढते हैं, ऐसा टॉपिक ढूंढते हैं, उसको एकत्रित होकर उन नीतियों को बनाने का प्रयास करते हैं ताकि सारी सरकारें एक साथ मतलब सहमति दे सकें। नेक्स्ट आता है जनमत। जनता का भी इसमें एक प्रभाव है। जनमत का दबाव भी लोक नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है, चाहे वह पर्यावरण का मुद्दा हो या सरकार अधिकार का मुद्दा या शोषण का मुद्दा। मतलब जनता का भी दबाव भी लोक नीति में देखा गया है। जनता के अकॉर्डिंग ही लोक नीतियाँ बनाई जाती हैं, उनका भी उसी के अकॉर्डिंग ही जो नीतियाँ हैं वो बनाई जाती है। जैसे उसमें कोई चाहे पर्यावरण का मुद्दा हो, गवर्नमेंट जो होती है मतलब गवर्नमेंट पे जनमत का भी अधिकार होता है, जनता का अधिकार होता है, उनके ऊपर जितने भी अधिकार हैं उसी के अकॉर्डिंग वो दबाव डालती है सरकार पे और उसी के अकॉर्डिंग जो सरकार है वो कार्य करती है। नीति निर्माण में जो जनता की है सक्रियता और प्रभाव तभी संभव होता है जब जनता नीति बनाने के लिए जागरूक हो। नीति बनाने के लिए जब जनता जागरूक होगी तभी उसी के अकॉर्डिंग काम करने पर उन्हें मजबूर करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सरकार की छवि। थर्ड पॉइंट आता है सभी सरकारें जनता में अपनी छवि को लेकर सचेत रहती हैं। सरकार नीतियाँ हमेशा ऐसे बनाती हैं ताकि उसकी छवि खराब ना हो और जनता के फायदे के लिए हो। मतलब कि सरकार की छवि भी
प्रभावित करती है कि जो सरकारें हैं वो जनता में अपनी छवि बनाए रखना चाहती है। कोई भी सरकार होगी नहीं, अगर उनकी छवि नहीं बनी रहेगी तो उनकी सरकार गिरने का भी उन्हें डर होता है। इसलिए जो सरकार है वो नीतियाँ ऐसी बनाती हैं ताकि उनकी छवि भी खराब ना हो, जनता के हित के लिए भी कार्य हो, जनता के फ़ायदे के लिए कार्य हो। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, बाहरी दबाव भी होती है। सरकार की नीतियों पर बाहरी देशों का या अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी कार्य करता है। जैसे कि 90 के दशक में यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि निजीकरण और उदारीकरण को लागू करने में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हैं और विश्व बैंक है उनका भी इसमें दबाव देखा गया था लोक नीतियाँ बनाने के लिए, क्योंकि नीतियाँ बनाने के लिए उसमें अरेंजमेंट करनी पड़ती है, पैसों का सही उपयोग कहाँ हो रहा है वो सब चीज़ें देखी जाती है। लेकिन ये जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इनका दबाव है वो भी बना रहता है इसमें। तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, छोटा था काफ़ी इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स एक ही में कवर कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।